नेशन वन टैक्स, जीएसटी का निर्णय भी इसी सदन ने किया। वन रैंक वन पेंशन, ओआरओपी, ये भी इसी सदन ने देखा। जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। 18 सितंबर 2023 को लोकतंत्र के मंदिर संसद भवन में आखिरी भाषण के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बार फिर वन रैंक वन पेंशन का राग अलापा। अब जैसा कि हम सबको पता है कि पुराने संसद से जो वन रैंक वन पेंशन का फॉर्मूला निकल के आया, उससे पूर्व सैनिकों को न्याय नहीं मिला है। वो आज भी असली वन रैंक वन पेंशन के लिए लगातार अपनी मांग उठा रहे हैं। तो क्या अब नए संसद भवन में शिफ्ट होने के बाद सरकार एक बार फिर से इस बात को लेकर कि पूर्व सैनिक अभी भी सड़कों पर है, तो क्यों ना इस नए संसद भवन से इनकी ओआरओपी में सभी पेंशन विसंगतियों को दूर किया जाए? क्या ऐसा कोई संकल्प लेगी? जी हाँ, और लेना ही पड़ेगा, क्योंकि ये लोकतांत्रिक सरकार है और यहाँ पर लोगों की चलती है, ना कि सरकार की चलती है। लोकतंत्र का मतलब यही है कि जनता का जनता द्वारा जनता के लिए, ना कि नेताओं के लिए। नेताओं को सरकार में जनता चुनकर भेजती है, तो नेताओं को जनता के लिए ही काम करना पड़ेगा। और अब तो रेवाड़ी से ये भी सरकार तक संदेश पहुंचाया जा चुका है कि पूर्व सैनिक और उनके परिवारों की संख्या, जिसमें कुल मिलाकर 5 करोड़ मेंबर्स है, जिन्हें आप वोट का नाम दे सकते हो। ये वोट की चोट 2024 के लिए आपके लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकती है। पूर्व सैनिक और उनके परिवार सरकार को बनाना जानते हैं, तो सरकार को गिराना भी उनके हाथ में है। ये अधिकार उनको भारत की संसद ने और संविधान ने दिया है। ये बात कैप्टन योगेंद्र यादव, परम वीर चक्र विजेता, ने भी रेवाड़ी के हुड्डा मैदान से सरकार तक पहुंचा दी है। वन देश, वन नेशन, वन इलेक्शन हो सकता है, तो क्या हमारा वन रैंक वन पेंशन नहीं हो सकता? अब सरकार को फैसला करना है कि पूर्व सैनिकों और उनके साथ में जितने भी मेंबर्स हैं, उनके परिवार वाले हैं, उनको सरकार के विश्वास में रखना है या फिर उनके साथ में विश्वासघात करना है। आप संसद में दिए नरेंद्र मोदी जी का पूरा भाषण सुने और अपनी राय लास्ट में कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। वन नेशन वन टैक्स, जीएसटी का निर्णय भी इसी सदन ने किया। वन रैंक वन पेंशन, ओआरओपी, ये भी इसी सदन ने देखा। गरीबों के लिए 10% आरक्षण कोई विवाद के बिना पहली बार देश में करने में सफल है। आदरणीय अध्यक्ष जी, भारत के लोकतंत्र में तमाम उतार चढ़ाव हमने देखे, और ये सदन लोकतंत्र की ताकत है, लोकतंत्र की ताकत की साक्षी है, जन विश्वास का एक केंद्र बिंदु रहा है। इस सदन की विशेषता देखिए, और दुनिया के लोगों का आज भी ऐतराज होता है। ये सदन है जिसमें कभी 4 सांसद वाली पार्टी सत्ता में होती थी और 100 सदस्य वाली पार्टी विपक्ष में बैठती थी। ये भी सामर्थ्य इस सदन के लोकतंत्र की ताकत का परिचय कराता है। और यही सदन है जिसमें एक वोट से अटल जी की सरकार गई थी और लोकतंत्र की गरिमा को बढ़ाया था। ये भी इसी सदन में हुआ। सबकी सहमति से कठिन से कठिन कार्य होते हुए हमने देखे हैं। 2000 की साल थी, अटल जी की सरकार थी। इसी सदन ने 3 राज्यों का गठन सर्व स्वीकृति से किया और बड़े उमंग उत्साह से किया। जब छत्तीसगढ़ की रचना हुई तो उत्सव छत्तीसगढ़ ने भी मनाया, उत्सव मध्य प्रदेश ने भी मनाया। जब उत्तराखंड की रचना हुई तो उत्सव उत्तराखंड ने भी मनाया, उत्सव उत्तर प्रदेश ने भी मनाया। जब झारखंड की रचना हुई तो उत्सव झारखंड ने भी मनाया, उत्सव बिहार ने भी बताया। ये हमारे सदन का सामर्थ्य, सब सहमति का वातावरण बना करके। लेकिन कुछ कड़वी यादें वो भी हैं
कि तेलंगाना के हक को दबोचने के लिए भारी प्रयास हुए, खून की नदियां भी बही और बनने के बाद न तेलंगाना उत्सव मना पाया न आंध्र उत्सव मना पाया। एक कटुता के बीज बो दिए गए। अच्छा होता उसी उमंग और उत्साह के साथ हम तेलंगाना का निर्माण करते तो एक नई ऊंचाई पर आज तेलंगाना पहुंच चुका होता। आदरणीय अध्यक्ष जी, संविधान सभा ने, आदरणीय अध्यक्ष जी, इस सदन की परंपरा रही है, संविधान सभा ने उस समय अपना दैनिक भत्ता 45 रुपये से कम करके 40 कर दिया था। उनको लगा हमें इसको कम करना चाहिए। आदरणीय अध्यक्ष जी, यही सदन है कैंटीन में मिलने वाली सब्सिडी, जो बहुत कम पैसे में खाना मिलता था, इसी सदस्यों ने उस सब्सिडी को भी खत्म कर दिया और पूरा पैसा देकर के अब कैंटीन में खाते हैं। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos. For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.